नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आज के सेशन पे। आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? मुसलमानों का, पारसियों का, यहूदियों का या फिर बौद्ध धर्म का? तो बेटा यहाँ पे याद रखना, जो नवरोज है ये पारसी जो समुदाय होते हैं, पारसी समुदायों का नववर्ष होता है। यह ईरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है और भारत में पारसी समाज द्वारा ही मनाया जाता है। संस्कृति एवं समुदाय से जुड़े हुए प्रश्नों की अगर बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हो जाता है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यूरोपा है, टाइटन है, डीमोस है या फिर आयो है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो सौरमंडल है बेटा उसका सबसे छोटा, यहाँ पे उपग्रह की बात किया है, ग्रह की बात नहीं किया। तो सबसे छोटा उपग्रह है मंगल ग्रह का डीमोज है। ठीक, जो यहाँ पे डीमोस लिखा हुआ है, इंग्लिश में डीमोस ही लिखा जाता है, हिंदी में डीमोज हो जाता है। तो डीमोस है। और यहाँ पे क्या है, ये मंगल ग्रह का, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कभी अगर आपसे पूछ ले किसका है, किस ग्रह का उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का। इसका व्यास की अगर बात करते हैं तो 12.4 किमी ही है। इतना छोटा है, 12.4 किमी, और लगभग 7.7 मील जो है इसका टोटल बनता है। इसे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रहों के बीच में सबसे छोटा जो है दिया गया है। और यह मंगल की परिक्रमा करने वाले दो अन्य जो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस में से एक है। मतलब मंगल ग्रह के कितने हैं, तो फोबोस है और डीमोस है। तो वहीं पे डीमोस सबसे छोटा हो जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। रोहिणी श्रेणी का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 1975 में किया गया था, 78 में किया गया था, 80 में किया गया था, 84 में किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा जो रोहिणी श्रेणी है इसका प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण 1980 के ईस्वी में भारत में स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वदेशी रूप से जब भारत विकास कर रहा था अंतरिक्ष के कार्यक्रमों के अंतर्गत, तब इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था और ये सफल रहा था। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है 1956 से 61, 51 से 56, 61 से 66, 69 से 74 के बीच में। तो यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1966 के बीच में थी। और इसका उद्देश्य क्या था? एक आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त जो है अर्थव्यवस्था बनाना, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कृषि उत्पादन एवं भारी उद्योग को बढ़ावा देना। यह जो है जॉन सैंडी व सुखामय चक्रवर्ती की मॉडल पर आधारित था। कभी कभी ये भी जो है पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सूखे के कारण जो है यहाँ पे जो टारगेटेड थी 5.6%, वो पूरी नहीं रही। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ा था। और प्राप्त कितनी हुई थी? विकास लक्ष्य आपका ये प्राप्त हुई थी, 2.4 प्राप्त हुई थी और 5.6 इसका लक्ष्य रखा गया था। क्लियर हो गया? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किसने कहा था विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है? महात्मा गांधी ने कहा था, तिलक ने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था या फिर गोखले ने किया कहा था? तो यहाँ पे बेटा इस चीज को याद रखिएगा, ये बात जो है कही किसने थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। उन्होंने यह बात अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस चीज को कहा था कि भाई कितना भी जो है विदेशी राज्य अच्छा क्यों ना हो जाए, रहेगा जो है स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं। ठीक है? क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। उगादि उत्सव किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। देखिए ये ह्यूमन एरर में जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा किस राज्य में नहीं मनाया जाता है, बाकी सब में मनाया जाता है। तो यहाँ पे किस में नहीं मनाया जाता? तो ये बेटा तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता। उगादि जो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, इन राज्यों में मनाया जाता है। और ये दक्षिण भारतीय नववर्ष का जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार है, ये लगभग मार्च या अप्रैल के जो है महीने में मनाया जाता है। और लगभग औसतन अगर बात करते हैं तो 16 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। ठीक, इसलिए इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
क्रोमोसोम क्रोमोसोम की संरचना में कौन सा भाग लेते हैं, मतलब कौन कौन भाग लेता है क्रोमोसोम को बनाने के लिए? आरएनए और प्रोटीन, डीएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और एंजाइम। तो बेटा क्रोमोसोम की जो संरचना होती है ये मुख्यतः जो है किससे निर्मित होती है? ये डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होती है। सी वाला आपका सही हो जाएगा, जिससे क्या है मिलकर जो है आपका एक क्रोमोसोम तैयार होता है। और डीएनए क्या है? डीएनए तो बेटा वही है कि जो आनुवांशिक सूचना होती है उसका वहन करता है। और प्रोटीन जो होती है हिस्टोन नामक प्रोटीन में पाई जाती है, ये संरचनात्मक समर्थन देते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही संयोजन जो है कोशिका विभाजन के समय अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उसे समुचित वितरण में सहायता प्रदान करते हैं। ताकि मतलब तभी तो जो है आपके नए जो जीव होता है, नया जो संतान होती है उसका जब निर्माण होता है तो उसमें डीएनए ही आपकी सारी सूचनाओं की जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने ग्रहण की है उस सूचना को वहां पे ट्रांसफर करता है। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? समानता के अधिकार से, अस्पृश्यता के अंत से, धार्मिक स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। यह प्रश्न तो अनंत बार पूछा गया, इसकी कोई लिमिट नहीं। तो इसे जरूर याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो ये अस्पृश्यता के अंत से जो है संबंधित है। जो है अनटचबिलिटी जो होती है उसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान ये साफ साफ कहता है कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत होगा। और किसी भी रूप में जो है अगर इसका समाचरण किया जाता है, इसे अपनाया जाता है, तो वो एक कानूनी आपराधिक संज्ञान के तहत जो है उसे लिया जाएगा। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितने न्यूटन होता है? 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन? तो बेटा एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1 किलोग्राम भार के लिए 9.8 न्यूटन जो है ये जो है बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार अगर पृथ्वी पर लगभग इतने के बराबर हो जाएगा। यह मान गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9.8 m/s², ठीक, पर आधारित है, इसीलिए इसे 9.8 ही लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों का सर्वाधिक विशिष्ट सूचक कौन सा है? काला लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी कृष्ण लेपित मृदभांड या फिर लाल मृदभांड? तो बेटा जो उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो ये चित्रित धूसर मृदभांड जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे आपका मृदभांड है ये तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास हुआ था उनको पुरातात्विक सूचक के तौर पे हमसे जो है लेते हैं। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कई बार पेपर में पूछा गया है, वाराणसी में है, पुरी में है, भुवनेश्वर में है या फिर उज्जैन में है? तो यहाँ पे मुक्तेश्वर जो मंदिर है ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये कलिंग स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और ये स्थापत्य से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? मतलब जो भूमध्य रेखा है 0 अंश, इसका टोटल व्यास पृथ्वी के चारों तरफ साइड जो है इसका कितना व्यास बनेगा? 12,600 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर या फिर 12,800 किलोमीटर? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 12,756 किलोमीटर जो है इसका टोटल व्यास होता है, जो ध्रुवीय व्यास से अधिक है। यह अंतर पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक, 12,756 किलोमीटर। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे। मैडोना किसकी चित्रकृति है? माइकल एंजुला की, राफेल की, पिकासो की या फिर वान गाग की? तो बेटा जो राफेल है ये सबसे प्रसिद्ध चित्र अगर बोलें तो सिस्टीन मैडोना के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कब बनाया गया था? ये 1512 से लेकर 1513, मतलब इन 2 सालों में कभी भी बनाया गया है। और इसके क्या है, ये पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें ईसा मसीह की जो माँ है मैरी मैडोना जिसे कहा जाता है और से यीशु को दर्शाती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, निर्मित किसके द्वारा है? तो ये एडवर्ड मुंच के द्वारा जो है भी
यहाँ पे कहा जाता है कि उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसे किसने बनाया है, तो राफेल ने बनाया है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि न्यूनतम रही है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा कि अभी तो कुछ हमने आपको पहले भी बताया है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वहां पे क्या था कि सूखा पड़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, यहाँ पे आपकी जो लक्षित वृद्धि दर थी 5.6% से घटकर कितनी रह गई थी, 2.4% ही यहाँ पे वृद्धि दर रह गई थी। इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्लियर, ये कब से कब के बीच में थी, तो ये 1961 से 66 के बीच में, 1961 से 66 के बीच में ये आपकी जो है पंचवर्षीय योजना का संचालन किया गया था। क्लियर, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में किस अपराध को सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? हत्या का, चोरी का, पशुओं की चोरी का, भूमि विवाद का? तो यहाँ पे यह सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ऋग्वेद है इसमें सबसे ज्यादा जो विवादित या सबसे ज्यादा जो युद्ध का या अपराध का उल्लेख है ये पशुओं का चोरी है, क्योंकि पशुओं विशेषकर गायों को ठीक उसका अपहरण सबसे ज्यादा दिखाया गया है। इसे क्या है, पाणिक या गौहरण भी कहा जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज में चरवाह समाज था, इसीलिए गाय को धन के रूप में माना जाता है। उनकी चोरी को क्या कहते हैं, एक संघर्ष के रूप में दिखाया जाता है। इसमें एक चीज और है, ऐसे जितने भी संघर्ष हुए हैं उनको गविष्टि के नाम से जानते हैं। अगर गविष्टि शब्द आता है किससे जुड़ा हुआ है, तो ऋग्वेद से ही जुड़ा हुआ है और उसे गायों के संघर्ष के लिए देखा जाता है। नाम क्या है, गविष्टि। गविष्टि। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, केरल में स्थित है या फिर आंध्र प्रदेश में स्थित है? साइलेंट वैली, तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो हम चलते हैं उस प्रश्न का उत्तर देख ले रहे हैं जो हम लोगों ने कल पूछा था। हमने पूछा था कि आपका जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी, तो बेटा 10 अप्रैल को, ये भी डेट आपको याद रखनी है, 10 अप्रैल 1875 में। ठीक, मुंबई, जिसे आप मुंबई के नाम से जानते हैं, वहां पे की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वेदों की ओर लौटो। और ये जो धार्मिक कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए, मतलब जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए ही इसे जो है शुरू किया गया था। क्लियर हो गया? तो आज के सेशन में इतना ही है। हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।